हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आज हम इस वीडियो में कुछ हट के बात करेंगे। आज हम इस वीडियो के शुरुआत पे तो हम ये बात करेंगे कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, उन्हें जम्मू और कश्मीर में जो रिज़र्व्स मिले हैं लिथियम के, वो किस तरीके से हेल्पफुल हैं, उसका क्या यूज़ है। और लास्ट में आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, ठीक है, जो कि एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब को चीज़ों में ध्यान रखते हुए मैं वो आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आपका क्या कहना है उन क्वेश्चंस पे, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, आपका क्या व्यू होगा, उसके लिए मुझे बेसब्री से इंतज़ार होगा। प्लीज़ इस सेशन को एंड तक देखिएगा और अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। ओके, सो अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे को मिला है, उन्होंने क्या रिसर्च किया है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश्ड लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज ऑफ 5.9 मिलियन टन्स इन सलाल हाईमाना एरियाज ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 5.9 मिलियन टन्स का लिथियम का रिज़र्व मिला है इस एरिया में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। और वैसे चलो, अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये लिथियम रिजर्व्स तो मिल गए, पर इससे हमारे को क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, राइट। लिथियम रिजर्व्स तो मिल गए, पर उससे हमें क्या ही हासिल होगा। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर लिथियम का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है और हम इसे इतनी गहराई से क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिथियम इज़ अ की एलिमेंट फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज एंड फाइंड इट्स यूज इन सेरामिक्स, ग्लास, टेलीकम्युनिकेशन एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक है। लिथियम एक बहुत ही की एलिमेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट सा एलिमेंट है न्यू टेक्नोलॉजीज़ में। आजकल जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं उनमें लिथियम कई सारी टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होता है। और कहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि सेरामिक्स में यूज़ होता है, ग्लास में यूज़ होता है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होता है और एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज़ होता है लिथियम, ठीक है। द वेल नोन यूजेस ऑफ लिथियम आर, और भी वेल नोन यूजेस कौन से हैं लिथियम के, वो लिथियम बैटरीज बनाने के लिए लिथियम यूज़ होता है। ल्यूब्रिकेटिंग ग्रीस, ग्रीस को ल्यूब्रिकेट करने के लिए यूज़ होता है। हाई एनर्जी एडिटिव टू रॉकेट प्रोपेलेंट्स, ठीक है, रॉकेट प्रोपेलेंट्स के लिए हाई एडिटिव एनर्जी को बनाने के लिए यूज़ होता है। ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर्स के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। फॉर मोबाइल फ़ोन्स एंड फॉर मोबाइल फ़ोन्स में ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर्स की तरह यूज़ होता है। और एंड एज कन्वर्टर टू ट्राइटेनियम यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस, और जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन करने के लिए, दैट इज़ वो फ्यूजन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की तरह हम लिथियम को यूज़ करते हैं। तो ये सारे तो लिथियम के यूजेस हो गए, ठीक है। द थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशन मेक्स लिथियम एज प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, which permits AMD for exploration of lithium in various geological domains of the country। तो जबकि इस एक्ट के तहत अब ये बताया गया है कि हमें जो भी ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस करने हैं इसके लिए लिथियम इतना इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, वही एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होगा। तो यही एक्ट परमिट भी करता है गवर्नमेंट को कि वो जियोलॉजिकल डोमेन, जियोलॉजिकल मतलब सारी ज़मीन पूरी जो भी इंडिया की ज़मीन है वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो और लिथियम के रिजर्व्स फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारी लिथियम्स को फाइंड करने की, ठीक है। लिथियम हम आखिर क्यों फाइंड कर रहे हैं, किस एक्ट के तहत फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ये जानना भी ज़रूरी था। तो इस एक्ट के तहत, इस रीज़न हमें ये एक्ट एम्पावर करती है कि आप ढूंढो और ज़्यादा ढूंढो लिथियम को पूरे कंट्री में, ठीक है।
Due to the continuously increasing demand of lithium ion batteries, the requirement of lithium has increased over the last few years. और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है, तो इसीलिए पिछले कुछ सालों में लिथियम का रिक्वायरमेंट भी बढ़ गया है, इसीलिए और ज़्यादा रिजर्व्स ऐसे फाइंड किए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि भाई लिथियम आयन बैटरीज़ क्यों यूज़फुल है। अब हमने पढ़ा ना कि लिथियम आयन बैटरीज़ का डिमांड बढ़ गया है। आइए जानते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज़ का क्यों डिमांड बढ़ गया है। लिथियम आयन बैटरीज आर क्रिटिकल पिलर इन फॉसिल फ्यूल फ्री इकोनॉमी। ठीक है, फॉसिल फ्यूल फ्री इकोनॉमी मतलब फॉसिल फ्यूल्स हमारे वही हो गए जो कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, जिनको जो कि नॉन रिन्यूएबल है, जो कि फिर से हमारे पास उनकी अवेलेबिलिटी नहीं आ रही है। ठीक है, तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए लिथियम आयन बैटरीज बहुत ही क्रिटिकल पिलर है। क्रिटिकल मतलब इम्पॉर्टेंट पिलर है। ठीक है, और कहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज होती हैं? देयर यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली इन रिसेंट ईयर्स। तो एनर्जी को स्टोर करने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पावर करने के लिए इन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रिसेंट ईयर्स में किया जा रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड सिग्निफिकेंट प्राइस डिक्लाइन। ठीक है, और क्यों यूज़ किया जा रहा है लिथियम आयन बैटरीज़ को ही? क्योंकि तो उनका प्राइस भी बहुत कम है और टेक्नोलॉजिकली वो बहुत ही एडवांस्ड हैं, इसीलिए सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज़ को ही यूज़ किया जा रहा है पावर करने के लिए। और भी कोई बैटरीज़ और सब्सटेंस से भी हम यूज़ कर सकते हैं बैटरीज़ को बनाने के लिए, बट जबकि लिथियम आयन बैटरीज़ का टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है और उनका प्राइस भी कम है, इसीलिए हम इन्हीं बैटरीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बैटरीज आर कैटेगराइज बाय द टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा अगर फिज़िक्स का नॉलेज होगा तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो बैटरीज़ को कैटेगराइज किस बेसिस पे किया जाता है? उनका जो मटेरियल यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोड्स में, उसके बेसिस पे बैटरी को हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं ऑटोमोटिव बैटरीज आर कॉल्ड लीड बैटरीज बिकॉज दे यूज़ लीड फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। आप जब भी कोई भी एक बैटरी को देखते हो, सपोज आपके जो रिमोट कंट्रोल पे बैटरीज होती हैं, वहाँ पे आप एक प्लस साइन देखते हो, एक साइड पे माइनस साइन देखते हो। ठीक है, वही होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। उससे ही पूरा बैटरी का जो प्रोसेस होता है ना, पावर करने का, चार्ज होने का, वो सभी प्रोसेस मतलब इन शॉर्ट पूरा प्रोसेस वो इलेक्ट्रोड्स से ही बनता है। ठीक है, तो ऑटोमोटिव जो बैटरीज़ होती हैं, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में बैटरीज यूज़ होती हैं, उन्हें हम लीड बैटरीज कहते हैं। ठीक है, और कॉल लीड बैटरीज बिकॉज दे यूज़ लीड। वो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के लिए वो कौन से सब्सटेंस को यूज़ करते हैं? लीड को यूज़ करते हैं, तो हम उन्हें लीड बैटरीज कहते हैं। मोस्ट हाउस होल्ड बैटरीज कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड डिवाइसेज। जो कि हाउस होल्ड मतलब जो घर में जो भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल्स हो गए, कैमरास हो गए, टॉयज़ हो गए, वो कौन सा यूज़ करते हैं मटेरियल? वो कौन सा यूज़ करते हैं मटेरियल? उन बैटरीज़ में जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है अल्कलाइन निकल मेटल हाइब्रिड, मतलब निकल और मेटल का दोनों का मिक्सचर करके जो हाइब्रिड बना जाता है, और निकल कैडमियम। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड में डिवाइसेस होते हैं उनमें जो बैटरीज होती हैं उनमें ये सारे सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लीड बैटरीज यूज़ होती हैं। लीड सब्सटेंस यूज़ किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के लिए, इसलिए उन्हें लीड बैटरीज कहा जाता है। ठीक है, lithium ion batteries use a lithium compound as material at the positive and negative electrode। तो सिमिलरली जैसे ऑटोमोटिव बैटरीज पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए लीड का इस्तेमाल करती हैं, इसीलिए उन्हें लीड बैटरीज कहा जाता है। ठीक है, और हाउस होल्ड बैटरीज में अल्कलाइन यूज़ होता है तो उनको अल्कलाइन बैटरीज कहा जाता है। निकल बैटरीज, जब हाउस होल्ड में निकल एज अ मटीरियल यूज़ होता है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए, तो उन्हें निकल बैटरीज कहा जाता है। सिमिलरली लिथियम बैटरीज जो होती हैं वो लिथियम सब्सटेंस का यूज़ करती हैं
पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए, इसीलिए उन्हें लिथियम बैटरीज कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। वो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। लिथियम कंपाउंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए वो लिथियम का यूज़ करती है और ग्राफाइट का यूज़ करती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, दोनों के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए लिथियम नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव के लिए लिथियम बैटरीज यूज़ करती हैं लिथियम कंपाउंड का, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए ग्राफाइट का इस्तेमाल करती। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप सबको। लिथियम आयन बैटरीज को हम शॉर्ट फॉर्म में Li और आयोन बैटरीज कह सकते हैं। ठीक है, सो लिथियम आयन बैटरीज आर रिचार्जेबल। इन बैटरीज को हम फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब आपके रिमोट पे बैटरीज ख़त्म हो जाती हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो बैटरीज आप यूज़ करते हो ना, आपको उनको फेंकना पड़ता है। आपके वॉल क्लॉक पे हो गया, रिमोट कंट्रोल पे हो गया, बिकॉज़ वो निकल और बाकी मटीरियल से यूज़ की बैटरीज होती हैं। पर जो लिथियम से यूज़ की हुई बैटरीज होती हैं ना, आप उनको रिचार्ज कर सकते हो, फिर से चार्ज कर सकते हो। एंड डिज़ाइंड टू लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक वो चले, ऐसी वो बैटरीज होती हैं। ठीक है, और लिथियम आयन बैटरी, तो एक लिथियम आयन बैटरी कैन परफॉर्म बिटवीन 500 to 10,000 साइकिल्स ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। मतलब 500 से 10,000 बार आपकी वो लिथियम बैटरी चार्ज होगी, फिर से ख़त्म होगी, फिर से आप उसे चार्ज कर सकते हैं, फिर से आप यूज़ करेंगे, फिर से वो डिस्चार्ज होगी। ठीक है, तो एक साइकिल कैसे बनती है, पहले आप उसे चार्ज करोगे, फिर वो डिस्चार्ज होगी, फिर वो चार्ज होगी, फिर वो डिस्चार्ज होगी। ठीक है, तो वो चार्ज होगी, वो आप उसे चार्ज करोगे, फिर डिस्चार्ज करोगे, तो ये एक साइकिल हो गया। ऐसे 500 से 10,000 साइकिल्स बन सकते हैं लिथियम आयन बैटरीज के। ठीक है, और क्या यूजेज है इन बैटरीज़ का, बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट एंड हाई एनर्जी डेंसिटी, उनमें आप बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हो एनर्जी को, और वो लाइट वेट होती हैं। लिथियम आयन बैटरीज आर यूज्ड इन मेनी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गुड्स में भी इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप सब तो जानते ही होंगे, ईवीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो जो ईवीज़ में बैटरीज़ यूज़ होती हैं ना, वो लिथियम आयन बैटरीज़ ही यूज़ की जाती हैं। स्मार्टफोन्स में भी यूज़ की जाती हैं, कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती हैं बैटरीज़। बैकअप पावर फॉर टेलीकॉम बेस स्टेशंस। ठीक है, जो टेलीकॉम बेस होते हैं ना, जो भी आपके जो टावर्स होते हैं, ठीक है, उनको पावर सप्लाई करने के लिए, उनके लिए पावर स्टोर करने के लिए जो वहाँ पे बैटरीज़ यूज़ की जाती हैं, वहाँ पे भी लिथियम आयन बैटरीज़ यूज़ की जाती हैं। डेटा सेंटर्स में अगर बैटरीज़ जहाँ पे यूज़ होती हैं डेटा सेंटर्स में पावर करने के लिए कोई भी चीज़, तो वहाँ पे भी आजकल लिथियम आयन बैटरीज़ का ही यूज़ किया जाता है। स्पेस के रिलेटेड अगर जहाँ पे भी हमें पावर को स्टोर करना है तो हम लिथियम आयन बैटरीज़ को यूज़ करते हैं। पावर सोर्सेज फॉर अर्थ ऑर्बिटिंग एंड इंटरप्लानेटरी सैटेलाइट्स, तो जो अर्थ को ऑर्बिट कर रही हैं, ऑर्बिटिंग मतलब जो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही हैं, ऑर्बिट करना हम उसे कहते हैं। ठीक है, और इंटरप्लानेटरी मतलब जो दूसरे प्लैनेट्स पे भेजी जा रही हैं सैटेलाइट्स, उनको भी तो पावर चाहिए ना, वो खुद से तो नहीं चलेंगी, तो उनको भी पावर सप्लाई किन बैटरीज से किया जाता है, लिथियम आयन बैटरीज़ ही यूज़ की जाती है, और उनसे ही उनमें पावर सप्लाई किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है लिथियम आयन बैटरीज़ का। ठीक है, मतलब हर एक क्षेत्र में यूज़ हो रही हैं ये बैटरीज़। Together with solar, photovoltaic and wind batteries are reducing the cost of renewables and making decentralized solutions economically viable. ठीक है, और कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, सोलार फोटोवोल्टिक मतलब जब आप सोलार से एनर्जी को बना रहे हो, और विंड से जब आप एनर्जी बना रहे हो विंड मिल से। ठीक है, तो वो जब एनर्जी जनरेट हो रही है वो कहाँ पे स्टोर हो जा रही है, लिथियम आयन बैटरीज़ में। ठीक है, आपके यहाँ पे ऐसे सोलार पैनल्स लगे हैं, साइड में कहाँ पे जो पावर स्टेशन होगा वहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज़ है, उसमें ये सारा स्टोर हो रहा है। ठीक है, आपका जो विंड मिल है वहाँ पे विंड मिल से जब लाइट बनती है, आपका पावर जनरेट होता है, वो जाके कहाँ पे साइड में स्टोर हो जाता है, लिथियम आयन बैटरीज़ में स्टोर हो जाता है। फिर आप वहाँ से जहाँ चाहे आप उसे सप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
तो ऐसी जगहों पे भी यूज़ हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हम रिन्यूएबल ग्रिड, जब मैंने जो ये आपको बताया कि ऐसे हम पावर को स्टोर कर सकते हैं, सोलार और विंड को, तो इससे भी यूज़ हो रहा है। लिथियम आयन बैटरीज इन पर्टिकुलर हैव बिकम एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑफन मिनी और माइक्रो ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। अब ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल सिस्टम क्या होता है, देखो दो टाइप के होते हैं, ऑन ग्रिड एनर्जी सिस्टम और ऑफ ग्रिड एनर्जी सिस्टम। ठीक है, ऑन ग्रिड सिस्टम वो होते हैं जो कि आपका जो गवर्नमेंट का आप देखते हो ना, आपके इलेक्ट्रिक पोल्स पे एक बड़ा सा ग्रीन कलर का बॉक्स बना होता है। ठीक है, हम उसे टीसी भी कहते हैं, जहाँ से आपका पूरा करंट का सप्लाई मैनेज होता है कि कहाँ पे कितना करंट सप्लाई करना है, किस अमाउंट पे जाना है। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं ऑन। और जो कि वो गवर्नमेंट मैनेज करता है, वो ग्रिड से जुड़ा होता है। आपका जो पावर स्टेशन ग्रिड होता है, जहाँ से आपको पूरे शहर को सप्लाई होता है, सपोज़ ये ग्रिड है, ये इससे कनेक्ट होगा और फिर इससे आपके घरों में लाइट्स आएंगी। ठीक है, तो ये जो ग्रिड, हम इसे कहते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। ठीक है, अब ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है, आपने सोलार पैनल से या फिर विंड मिल से आपने एनर्जी जनरेट कर ली, तो इन दोनों से जहाँ जो भी एनर्जी जनरेट होगी ना सोलार पैनल्स से, तो ये एनर्जी जाके कहाँ पे जनरेट होगी, आपके घर के पास ही ऐसी बैटरी स्टोरेज रूम होगा। इन लिथियम आयन बैटरीज में ये पावर स्टोर, ये आपका कहीं पे ग्रिड से जुड़ा नहीं होगा, फिर इन बैटरीज से आपके घरों में लाइट आएगी। ठीक है, ये होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ये बात समझ में आ गई। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में ना ये बैटरीज बहुत ही यूज़ आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, रिप्लेसिंग डीजल पावर जनरेटर्स इन मैनी रिमोट एरियाज़। तो कई सारे रिमोट एरियाज़ में, मतलब दूर दराज के इलाकों में पहले जनरेटर्स का यूज़ किया जाता था, डीजल पावर, जो कि डीजल से चलते थे। अब हम जब सोलार से और विंड से एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और लिथियम आयन बैटरीज़ में स्टोर कर रहे हैं, तो अब हमें इन जनरेटर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जिन जनरेटर्स को भी रिप्लेस कर दिया है इन बैटरीज़ ने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि भाई लिथियम के रिजर्व्स और कहाँ कहाँ पे मिले हैं। दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ। इसके बाद आपके पास मैं क्वेश्चंस प्लेस करूँगा जो कि आपको अपने व्यूज़ देने हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उनकी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की एक ऑफिस है जीएसआई। उन्होंने 20 प्रोजेक्ट्स कैरी किए हैं, मतलब वो उन पे काम किया है लिथियम के रिलेटेड एंड एसोसिएटेड, लिथियम और उससे जुड़े हुए मेटल्स को फाइंड करने के लिए उन्होंने 20 प्रोजेक्ट्स कंडक्ट किए हैं जीएसआई ने। कहाँ कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में किया है, अरुणाचल प्रदेश में किया है, बिहार में किया है, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में। मैंने ये क्यों ऑरेंज कलर में किया है, इन दोनों येलो कलर में किया है, आपको मैं बताऊंगा, बट फ़िलहाल के लिए पढ़ लेते हैं। झारखंड में किया है इन्होंने, सर्च प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जम्मू कश्मीर में किया है, मध्य प्रदेश में किया है, मेघालय में किया है, राजस्थान में किया है। ठीक है, ड्यूरिंग द फील्ड सीजन प्रोग्राम 2022 to 2023, GSI हैज़ टेकन 18 प्रोजेक्ट्स। इस सीज़न में 2022-2023 के दौरान उन्होंने 18 प्रोजेक्ट्स को उन पे काम किया है, लिथियम और उससे जुड़े एलिमेंट में। कहाँ कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, तो पिछले 5 सालों में इन जगहों पे और पिछले 2022 to 2023 से इन जगहों पे उन्होंने प्रोजेक्ट्स वर्क ऑन किए। हाउएवर, रिसोर्स ऑफ लिथियम हैज़ नॉट एट बीन ऑग्यूमेंटेड बाय जीएसआई। तो अब तक ऑग्यूमेंट नहीं हो पाया है, हमें सही से नहीं मिल पाए हैं, अच्छी मात्रा में रिसोर्सेज अब तक नहीं मिल पाए हैं जीएसआई को। ठीक है, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, ये एक कंपनी है, सीपीएसई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, एक कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर काम करती है, हैज़ अंडरटेकन एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट फॉर लिथियम इन लद्दाख। तो इस कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत काम करते हुए लद्दाख में लिथियम का एक्सप्लोरेशन करने का काम किया। ठीक है, फर्दर एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, जिसको हम एएमडी कहते हैं, अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है। ये एएमडी है, किसका यूनिट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ये एक यूनिट है।
इन्होंने क्या किया है, कैरिंग आउट एक्सप्लोरेशन इन पोटेंशियल जियोलॉजिकल डोमेन्स in parts of Karnataka and Rajasthan in which lithium mineralization has been identified in indigenous rocks. तो इस यूनिट जो इस AMD है ना, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम करता है, इन्होंने एक्सप्लोर किया है, मतलब खोजा है पोटेंशियल लिथियम को। कहाँ पे इनको मिला है, इंडिजीनियस रॉक्स में, पत्थरों में मिला है इनको लिथियम। कहाँ पे पत्थरों में मिला है, कर्नाटका और राजस्थान में इंडिजीनियस रॉक्स पे मिला है। कहाँ पे हैं वो सिचुएटेड, नागमंगला सियाचिस बेल्ट, ये एक रीजन है, ठीक है, जहाँ पे माउंटेनस और फॉरेस्ट रीजन है। इन मारलंगला अल्लापट्टना सेक्टर इन श्रीरंगपट्टण तालुक मंड्या डिस्ट्रिक्ट, जो कि कर्नाटका में स्थित है। तो मंड्या डिस्ट्रिक्ट में श्रीरंगपट्टण तालुक में ये एक जगह है जहाँ पे इंडिजिनस रॉक्स में इस AMD ने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की है, ठीक है, लिथियम का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब तो देखा कि लिथियम कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो रहा है, ठीक है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका इस पे क्या व्यू है, क्या हमें और भी ऐसे एक्सप्लोरेशन के काम को आगे जारी रखना चाहिए? बिकॉज़ हमने यहाँ पे देखा कि जो भी जहाँ से भी लिथियम निकल रहा है, देखो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो गया, अरुणाचल प्रदेश पे हो गया, हिमाचल प्रदेश में हो गया, मेघालय हो गया, ये सारी वो जगहें हैं जहाँ पे हमने रिसेंटली अब क्लाइमेट चेंज और ह्यूमंस ने जो तबाही मचा रही की है, ह्यूमंस ने जो भी अनसिस्टमैटिक प्लानिंग की है, उसके वजह से प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। उत्तराखंड में जोशीमठ में सही से प्लानिंग ना होने की वजह से लैंडस्लाइड्स हो गई। हमने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में भी देखा कि बहुत सारे रीजंस, ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से लैंडस्लाइड्स हो गई। हिमाचल प्रदेश में आए दिन बाढ़ आ जाती है, आए दिन लैंडस्लाइड्स होते हैं। मेघालय में आए दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। और जहाँ पे हमने देखा कि इन्होंने कर्नाटका में जो इनको मिला है नागमंगला सियाचिस बेल्ट, ये भी एक कंजर्वेटिव एरिया है जहाँ पे अच्छे खासे झाड़ हैं, पर्वत है। तो ऐसी जगहों से जब आप एक्सप्लोरेशन करते जाओगे, माइनिंग होती जाएगी, एक हद तक ये सब कुछ, और आपको ये इंडिजिनियस रॉक्स में मिल रहे हैं, आप उन रॉक्स को तोड़ोगे, फिर वहाँ से लिथियम निकालोगे, तो ये जो एक्सप्लोरेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा हद तक ना इम्पैक्ट करेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। आपको ये इम्पैक्ट करना स्टार्ट देंगी और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ना और ज़्यादा ये बढ़ा देगी। हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, हम और ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट को ख़राब करते जाएंगे। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपके क्या व्यूज़ हैं? क्या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो किस वे में करनी चाहिए, या फिर इस एक्सप्लोरेशन को यहीं पे रोक देना चाहिए? आपके क्या व्यूज़ हैं, ठीक है? अगर हम एक्सप्लोरेशन करते हैं तो हमें फ़ायदा मिलता है, या अगर हम एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे तो हम फ़ायदे में रहेंगे? तो ये आपका व्यू क्या है इसके ऊपर, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और वो जानना चाहता हूँ। तो आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। होप आपके लिए ये सेशन बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। आपने बहुत कुछ नई जानकारी सीखी होगी, नई जानकारी आपको मिली होगी, नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, ठीक है। सो अब हम फिर से जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। So until we meet next time, bye bye everyone and take care. And don't forget to like this video, share this video and subscribe to our channel. Bye bye everyone, take care.